नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका बेसिक लेवल ही इस वीडियो में हम देखेंगे। फंडामेंटल बेसिक लेवल जो कि एसएससी, सीएचएसएल जैसे रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पस से। तो शुरू करते हैं श्वसन की परिभाषा से। श्वसन सांस लेने या छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। सिंपल परिभाषा, सांस लेने या छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। इसकी टेक्निकल परिभाषा, सजीवों द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, जिसमें प्रायः ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे भोजन का ऑक्सीकरण हो और ऊर्जा रिलीज हो। इस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यह टेक्निकल परिभाषा हुई कि सजीवों द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिसमें प्रायः ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उस क्रियाविधि को श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रियाविधि को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, जिससे लॉन्ग लास्टिक मेमोरी में फीड हो जाए। इस प्रकार इमेजिनेशन का महत्व लंबे समय तक याद करने के लिए होता है। तो डायग्राम से समझते हैं श्वसन की क्रियाविधि। नोज, नासिका से सांस हवा अंदर ली जाती है जो फेफड़ों तक जाती है। फेफड़ों में श्वसन की क्रियाविधि गैसियस एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस नासिका द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है। इस क्रियाविधि को समझते हैं। नासिका, नासिका नेजल कैविटी, नासिका द्वारा एयर अंदर प्रवेश करती है। आगे जाने पर ग्रसनी, जो वायु तथा खाद्य पदार्थ दोनों का कॉमन पाथवे होता है। दूसरी यूनिट ग्रसनी है। फेरिंग्स, जो कि कॉमन पाथवे होता है वायु और खाद्य पदार्थ का। यहाँ से वायु प्रवेश करती है जो ट्रेकिया के द्वारा लंग्स में पहुँचती है तथा बक्कल कैविटी या मुख से खाद्य पदार्थ या भोजन ग्रहण किया जाता है, जो ईसोफेगस के द्वारा आहार नाल के द्वारा आमाशय में पहुँचता है। फेरिंग्स, ग्रसनी, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन पाथ होता है। तो ग्रसनी, फेरिंग्स इसका आंसर होता है। सेम ही टर्म लैरिंग्स है, कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर फेरिंग्स कॉमन पाथ भी होता है। फेरिंग्स के नीचे ये कुछ लेयर्स टिश्यू की बने हुए होते हैं, जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम बक्कल कैविटी से आने वाले खाद्य पदार्थ को ट्रेकिया में प्रवेश से रोकना होता है। ट्रेकिया में प्रवेश से रोकने के लिए कुछ टिश्यू की लेयर्स पाई जाती है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जिससे भोजन ट्रेकिया में ना जाकर आहार नाल में आसानी से पहुंच जाता है। तीसरी यूनिट है लैरिंग्स या स्वर नली, वॉइस बॉक्स। सांस लेने के बाद जो वापस वायु लंग्स से आती है, जब वह वॉइस बॉक्स में से गुजरती है, लैरिंग्स में से गुजरती है, तो वहाँ पर उपस्थित वोकल कॉर्ड कंपायमान होते हैं, कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो लैरिंग्स का कार्य ध्वनि को उत्पन्न करना होता है। चौथी यूनिट है ट्रेकिया, वात नली। वात नली की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। ट्रेकिया की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। इसमें सी आकार के कुछ वलय होते हैं, जिनकी संख्या 16 से 20 होती है। ट्रेकियल रिंग कहते हैं इन्हें। इसका कार्य वायु की अनुपस्थिति में ट्रेकिया को सिकुड़ने से बचाना होता है। अगर वायु अनुपस्थिति होने पर ट्रेकिया चिपक ना जाए। अगर ट्रेकिया चिपक जाएगी तो सांस लेना मुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए इसमें उपास्थि मीन्स कार्टिलेज के बने हुए सी आकार के वलय उपस्थित होते हैं, जो इसे चिपकने से बचाते हैं। इन्हें कार्टिलेज कहते हैं। इनकी संख्या 16 से 20 होती है। ट्रेकिया आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे कहते हैं ब्रोंकाई। एक को ब्रोंकस कहते हैं।
दोनों को एक साथ ब्रोंकाई कहते हैं तथा इस विभाजन के एक पार्ट को कहते हैं ब्रोंकस। ये आगे लंग्स में प्रवेश करने के बाद पुनः दो या तीन भागों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स फिर से विभाजित होते हैं और अंत में कूपिका या एल्वियोलाई का निर्माण होता है। श्वसनिका के बाद में अंत में ये रेड कलर से दिखाई देने वाले कूपिकाओं या एल्वियोलाई का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन ही बनता है कि अंतिम ट्रैकियल ट्री का अंतिम विभाजन क्या होता है, तो वो है एल्वियोलाई। कूपिका कूपिका का कार्य, यहाँ पर एक एनलार्ज कूपिका बनी हुई है। कूपिका का कार्य होता है गैसियस एक्सचेंज करना। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है गैसियस एक्सचेंज का कार्य किस लेवल पर होता है, तो वो होता है एल्वियोलाई लेवल पर। ये ब्लड कैपिलरी ब्लड वेसल्स यहाँ पर बनी हुई है। कूपिका में से ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं को दे दी जाती है तथा रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका द्वारा ले ली जाती है, जो वापस ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई तथा ट्रैकिया द्वारा नेजल कैविटी तथा नाक से होती हुई पुनः वातावरण में छोड़ दी जाती है। इस प्रकार श्वसन की क्रियाविधि होती है। इसके बाद देखते हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, एम्फाइसमा। एम्फाइसमा एक रोग का नाम है। एम्फाइसमा एक रोग का नाम है। एम्फाइसमा में जो एल्वियोलाई होती है, ज़्यादा प्रदूषित वातावरण में, वायु प्रदूषण युक्त वातावरण में रहने से या धूम्रपान करने से एल्वियोलाई की सतह आवरण जो होता है वह रप्चर हो जाता है और दो एल्वियोलाई या अनेक एल्वियोलाई के आवरण रप्चर होने पर वो आपस में मिल जाते हैं और इस प्रकार इनकी जो सतह का क्षेत्रफल होता है या सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है, जिस रोग को कहते हैं एम्फाइसीमा। इसमें अनेक प्रकार की सांस लेने में प्रॉब्लम्स तथा रोग उत्पन्न होने के चांस हो जाते हैं, जिसे इस रोग को एम्फाइसीमा कहते हैं। इसमें ये सतही लेवल कम हो जाएगा क्योंकि जिसकी सतह अलग सेपरेट थी, इसकी सतह यहाँ पर अलग सेपरेट थी, अब दोनों यहाँ से मिल जाएंगी, एक हो जाएंगी या फिर यहाँ पर छेद भी हो जाएगा। इस प्रकार से इनका सतह कम हो जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इस रोग को कहते हैं एम्फाइसीमा। लंग्स जिस कैविटी में स्थित होते हैं उस कैविटी को कहते हैं प्लूरल कैविटी। लंग्स का जो आवरण होता है उसको प्लूरल लेयर्स कहते हैं। ये कैविटी में स्थित होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, विस्कस लिक्विफाइड फ्लूइड होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इसकी कैविटी को प्लूरल कैविटी कहते हैं। इस लेफ्ट लंग से नीचे से इंफीरियर में थोड़ा दबा हुआ होता है, छोटा भी होता है। लेफ्ट लंग्स में दो लोब होते हैं, सुपीरियर लोब तथा इंफीरियर लोब। राइट लंग्स में तीन लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडिल तथा इंफीरियर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस लंग्स में तीन लोब होते हैं, तो राइट लंग में तीन तथा लेफ्ट में दो ही लोब होते हैं। लेफ्ट के इंफीरियर पार्ट में एक नोच होती है जिसे कार्डियक नोच कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्ट उपस्थित होता है, स्थित होता है। हार्ट जिस कैविटी में स्थित होता है उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। तो यहाँ पर दो कैविटी थोरैक्स में होती हैं, पेरिकार्डियल कैविटी प्लस ये प्लूरल कैविटी, दोनों कैविटी मिलाकर बनती है ये थोरैक्स कैविटी, थोरैक्स रीजन। इसके नीचे लंग्स के नीचे एक अनैच्छिक पेशी होती है जो अपनी इच्छा से स्वतः कार्य करती है, इसे कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम का इंस्पिरेशन में या सांस लेने की क्रिया में महत्वपूर्ण रोल होता है। इसे प्रिंसिपल इंस्पिरेशन मसल भी कहते हैं। प्रिंसिपल इंस्पिरेशन सांस लेने की मुख्य मसल डायफ्राम होती है।
तो इस प्रकार डायग्राम से कुछ टर्म अभी बच गया है, जैसे एपिडर्मिस टिश्यू। ये लंग्स अलग अलग प्रकार से बनाए हुए हैं मैंने। इसमें इसकी जो एपिडर्मल लेयर होती है, सभी जो आंतरिक ऑर्गन अंतरंग होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, वह एपिडर्मिस टिश्यू की लेयर उनमें पाई जाती है, एपिडर्मिस टिश्यू से बने होते हैं। इसलिए ये अलग दिखाई दे रहे हैं। इसकी एपिडर्मिस टिश्यू लेयर दिखाई दे रही है। इस लेयर को हटा देने के बाद में इस प्रकार का स्ट्रक्चर अंदर का दिखाई देता है। तो इस लंग्स की जो एपिडर्मिस टिश्यू लेयर है वो हटा दी गई है, इसलिए इसमें एल्वियोलाई तथा ब्रैंक्यूल श्वसनी का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इसमें अभी वो लेयर नहीं हटाई गई है, इसलिए ये दोनों डायग्राम अलग अलग हैं। इस प्रकार से ये आज का रेस्पिरेटरी सिस्टम यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।